नमस्कार दोस्तों। आज हम चौथे चैप्टर में पहुंच गए हैं और जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे कि इस बोर्ड पे चौथे चैप्टर का विषय लिखा हुआ है। आज का विषय है नवग्रह और उसके कारक। नवग्रह और उनके कारक। अब आप अभी सोच रहे होंगे कि अभी तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया पिछले अध्यायों में, पिछले चैप्टर्स में, उसमें जो मुख्य चीज़ है ग्रह, उसका कोई विशेष जिक्र नहीं हुआ, क्योंकि शुरू में मैंने आपको 12 घर, जो 12 हाउस होते हैं उनके बारे में बताया, 12 हाउस की सिचुएशन कहाँ से काउंट होती है उसके बारे में बताया, 12 राशियों के बारे में बताया, 12 राशियों का काउंटिंग के बारे में बताया कि कैसे 12 राशियाँ काउंट होती हैं, 1 नंबर से 12 नंबर तक राशियों नंबर का क्या मतलब होता है, ये आपको बताया। अब आज मैंने वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो कल तक आपको पढ़ाई थी वो इस बोर्ड में सामने लिख दी है। कल मैंने आपको 12 राशियों के स्वामी के बारे में भी बताया था, तो आज आप इस बोर्ड पे पहले देख लीजिए और ऐसा ही अपने रजिस्टर पर, डायरी पर जो आप नोट्स तैयार कर रहे हैं, पेन निकाल के बना लीजिए। इसी तरह का चार्ट बना लीजिए और इसी तरह से आप लिख लीजिए, क्योंकि इससे आपको अभी तक के पढ़े हुए की सारी जानकारी मिल जाएगी और आगे मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ उसके बारे में भी आपको जानकारी हो जाएगी। देखिए कैसे जानकारी मिल जाएगी। यहाँ मैंने 1 नंबर भी लिख दिया, मेष राशि भी लिख दी, मतलब 1 नंबर का मतलब मेष राशि, उसका स्वामी मंगल सामने लिख दिया। ठीक, इसी तरह 2 नंबर पे मैंने वृष लिख दिया, वृष राशि है, 2 नंबर को कहते हैं, स्वामी शुक्र है। 3 मिथुन, स्वामी बुध। 4था कर्क, स्वामी चंद्रमा। 5म सिंह, स्वामी सूर्य। अब चूंकि मैंने बताया था कि 2 घर का स्वामी बुध होता है, तीसरे और छठे का, तो छठा कन्या, छठी राशि कन्या और स्वामी बुध। 7वां तुला, स्वामी शुक्र। 8वां वृश्चिक, स्वामी मंगल। 9वां धनु, स्वामी बृहस्पति। 10वां सिंह, 10 नंबर मतलब मकर, स्वामी शनि। 11 नंबर कुंभ, स्वामी शनि। 12वां नंबर मीन, स्वामी बृहस्पति। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 9 राशियाँ, 12 राशियों के साथ साथ 9 ग्रह भी आपके सामने आ चुके हैं। अब आज मैं 9 ग्रह आपको इस चार्ट में आप पढ़ ही रहे हैं, मैं बता ही चुका हूँ, अभी बोला हूँ पूरा 9 ग्रहों के बारे में। 9 ग्रहों के नाम आपको याद होने चाहिए। सूर्य, चंद्रमा, बिल्कुल पूरी तरीके से 9 ग्रहों को रट लीजिए कि 9 कौन कौन से ग्रह हैं। पहले तो ये याद करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं नोट्स तैयार करा रहा हूँ। 9 ग्रहों की शुरुआत हम राजा से करते हैं। सबसे पहले राजा जो ग्रहों का है वो है सूर्य। अब राजा सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये 9 ग्रह हैं। अब इन 9 ग्रहों के बारे में मैं बहुत ही संक्षिप्त आज आपको बताऊंगा कि 9 ग्रह के कारक क्या होते हैं। अब अगर देखिए मैं बहुत ही विस्तृत बताऊं अगर एक एक ग्रह के बारे में, तो आप ये मान के चलिए एक ग्रह के बारे में एक अध्याय ही कंप्लीट हो पाएगा। 1 घंटा 2 घंटा बोलना पड़ेगा एक एक ग्रह के बारे में अगर पूरा डिस्क्राइब करूँगा। मगर मैं चाहता हूँ ये छोटा कोर्स है आप लोगों का, और इसी छोटे कोर्स से आपको मैं अच्छे से पढ़ा भी दूँ, सिखा भी दूँ और ज्योतिष के बारे में बता भी दूँ। इसलिए मैं गागर में सागर भरने वाला काम कर रहा हूँ। यहाँ मैं आपको संक्षिप्त मोटी मोटी चीज़ें बताऊँगा और बीच के अध्याय में जब मैं पढ़ाते पढ़ाते व्याख्या भी करता चलूँगा, जिससे जो चीज़ें यहाँ आपको शायद रह जाए
वो बीच के अध्याय में कवर होती चली जाए। अब एक ही अध्याय में एकदम से सब बताने से अच्छा थोड़ा थोड़ा करके मैं आगे के अध्याय में खुलता चलूँगा। फिलहाल मोटा मोटा आपको जानना है, वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जानते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य के बारे में मैं पहले बता रहा हूँ, मंगल के बारे में पहले क्यों नहीं बता रहा हूँ ये भी सुन लीजिए। आप कहेंगे अरे मंगल तो बीच में लिखा, इसको पहले बताना चाहिए। नहीं, सूर्य को राजा माना जाता है और हम उसी क्रम में आपको बताएंगे जिस क्रम में ग्रहों की स्थिति बलवान रहती है। जो प्रमुखता दी गई है सबसे पहले सूर्य को दी गई, ग्रहों के राजा को, सूर्य को। और सूर्य जो है वो आत्मा का कारक है, मतलब हमारी आत्मा का कारक सूर्य है। लिख लीजिए आप, सूर्य ऊर्जा का कारक है, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं उसका भी कारक है, और सूर्य जितने भी सरकारी काम हैं, जितने भी सरकारी नौकरियां हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकारी टेंडर है, उन सब चीज़ों का कारक भी सूर्य है। सूर्य मान एवं प्रतिष्ठा का भी कारक है। ये मैंने आपको मोटा मोटा बताया, थोड़ा सा एनालिसिस कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन आपको इसका दे देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इन 9 ग्रहों में सिर्फ 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके हम प्रतिदिन दर्शन कर पाते हैं, जो ग्रह हमें आंखों से दिखाई पड़ते हैं। शेष ग्रह ऐसे नहीं हैं जिनको हम आंखों से देख पाएं। वो 2 ग्रह कौन से हैं? सूर्य और चंद्रमा है। ये दोनों ग्रह हम अपनी आंखों से इन ग्रहों को देखते हैं और इनका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत ही अधिक होता है। हमारे व्यक्तित्व पर बहुत होता है, हमारी पर्सनैलिटी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव इन 2 ग्रहों का दिखता है, और हमारे जीवन को बनाने वाले, संवारने वाले ये 2 ग्रह होते हैं। अब पहला ग्रह सूर्य, मैंने जैसे आपको लिखा दिया कि सूर्य पिता का कारक है, आत्मा का कारक है। आपने सब लिख लिया, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे आपको कोर्स जल्दी जल्दी पढ़ाना है और अच्छे से पढ़ाना है। एक ही बात को रिपीट नहीं करूँगा, अगर थोड़ा सा लगे तो आप पीछे से फॉरवर्ड करके भी सुन लीजिएगा। अब दोस्तों, सूर्य के स्वभाव को आप समझने की कोशिश करिए। हर ग्रह के स्वभाव को आप अगर समझ गए तो आप समझ लीजिए कि 50% तो आप ज्योतिषी बन गए। ग्रह के स्वभाव, राशियों के स्वभाव को पहले समझना बहुत जरूरी है। सूर्य, अगर मान लीजिए किसी जातक का सूर्य बलवान है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि आपकी कुंडली में सूर्य बहुत बलवान है। अब अभी तो मैंने बोल दिया, अब आप सोचेंगे बलवान कैसे देखा जाता है? बिल्कुल यही सोच रहे हैं ना आप लोग, अरे बोल रहे हैं बलवान है, और बलवान का पता कैसे चले कि बलवान है? वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ग्रह कब बलवान होता है और कब बलवान नहीं होता है, कब वो कमज़ोर पड़ जाता है, कब वो नीच का होता है, कब उच्च का होता है, कब उसके डिग्री कितने होने चाहिए जब वो बलवान होगा, अगर डिग्री कम है तो बलवान नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें अभी मैं आगे के अध्याय में आपको पढ़ाऊँगा, मगर मैंने बोला ना कि आपको समझना चाहिए मोटा मोटा। अगर ये कहते हैं कि आपका सूर्य जो है भाई कमज़ोर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य कमज़ोर है तो बस इतने से हम ये समझ लें कि व्यक्ति का सूर्य कमज़ोर है तो व्यक्ति की सारी चीज़ें सूर्य से संबंधित कमज़ोर होंगी। बहुत से ग्रहों का प्रभाव भी होता है, सूर्य का प्लेसमेंट भी होता है, किस स्थान पर बैठा है वो भी होता है, और अगर बलवान है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी वो भी आप समझ सकते हैं। फिलहाल ये तो आगे की बढ़ाने वाली ज्योतिष के, जब हम पूरा आपको गणना सहित सिखाएंगे, ये तब बताने वाली चीज़ है। फिलहाल इस चैप्टर में मैं कारक के बारे में बता रहा था, तो मैंने आपको कारक लिख दिया। प्रवृत्ति थोड़ा सा समझ लीजिए। सूर्य की प्रवृत्ति क्या है? गर्मी देती है, ऊष्मा देती है, ऊर्जा देती है, एनर्जी देती है। अगर सूर्य ना हो तो इस पृथ्वी पर अनाज ना होगे, पेड़ ना होगे, पौधे ना होगे, अंधेरा हो जाए। तो इसी तरीके से जिस व्यक्ति की कुंडली
सूर्य की प्रधान होगी, या मान लीजिए जिस व्यक्ति की राशि ही सिंह राशि होगी, उस व्यक्ति के अंदर सूर्य प्रचंड मात्रा में होगा, उसके अंदर गर्मी ज़्यादा होगी, उसके अंदर ऊर्जा ज़्यादा होगी, उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी, वो औरों की अपेक्षा वो बहुत ही, जो काम आदमी 1 घंटे में करके थक जाता होगा वो 8 घंटे 10 घंटे तक लगातार करता रहेगा, थकेगा नहीं। तो सूर्य एक बहुत ही ऊर्जा देने वाला है। अब पिता का कारक क्यों बताया गया? देखिए, मैं अभी सूर्य के बारे में इतना डिटेल में समझा रहा हूँ, ये मत कहीं सोचिएगा मैं सारे ग्रहों का इतना डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि मैंने बोला कि अगर मैं एक ग्रह को पकड़ लूँगा तो घंटा 2 घंटे आपकी कई क्लासेस के बराबर हो जाएगा। इसलिए समझा रहा हूँ कि इसी समझाने के आधार पर आगे वालों को आप अपने दिमाग से समझिए और समझ जाएंगे। नहीं समझेंगे तो आगे के अध्याय में हम समझाते रहेंगे। अब पिता का कारक क्यों माना गया सूर्य को? पिता का स्वभाव क्या होता है भैया? आपका पिता जो होता है वो खुद गर्मी में रहता है कि नहीं रहता है? खुद परेशानी झेलता है कि नहीं झेलता है? जिस तरह सूर्य आग में तपता है और हम लोगों को रोशनी देता है, उसी तरह पिता भी गर्मी में तपता है, धूप में तपता है, मेहनत करता है, दौड़ता है, भागता है, आपके लिए अनाज लाता है, आपको बचपन से पाल पोस के बड़ा करता है। यही सूर्य का काम है, यही पिता का भी काम है। इसीलिए पिता का कारक भी सूर्य को ही बताया गया। अब मानी बात है, शरीर की हड्डियां स्ट्रांग होती हैं, कोमल नहीं होती, तो हड्डियों का कारक क्यों बताया गया? क्योंकि हड्डियां जो कठोर एनर्जी से ही हड्डियां मजबूत होती हैं। अब किसकी हड्डियां कमजोर होंगी, किस व्यक्ति की हड्डियों में दिक्कत होगी, किसकी हड्डी, कभी कभी एक आदमी का जरा सा गिरा नहीं उसकी हड्डियां टूट गई। बहुत से आदमी ऐसे होते हैं कि बड़ा बड़ा एक्सीडेंट हो गया, उसको कुछ नहीं हुआ, थोड़ी सी चोट आई। तो ये सारी चीज़ें भी सूर्य को ही देखकर उसका एनालिसिस होता है। और आदमी प्रधानमंत्री बनेगा, मंत्री बनेगा, मिनिस्टर बनेगा, आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा, ये जो प्रशासनिक सरकारी गवर्नमेंट में मिलेगी कि नहीं सरकारी नौकरी, और मिलेगी तो किस स्टैंडर्ड की मिलेगी, सरकार से बड़ा टेंडर उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर नौकरी नहीं तो कोई कॉन्ट्रैक्टर है तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन सब चीज़ों का भी एनालिसिस सूर्य ग्रह से ही किया जाता है। क्योंकि सूर्य, मैंने बताया कि ग्रहों का राजा भी है, और सूर्य जो है एक, जब वो राजा तो मतलब उसके आगे सब नीचे हुए, वो सबसे ऊपर हो गया। अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अगले ग्रह पे आते हैं मित्रों, चंद्रमा। जैसे मैंने बताया था सूर्य आत्मा का कारक है, वैसे ही चंद्रमा मन का कारक है। अब देखिए, एक तरफ सूर्य गर्म है, वहीं चंद्रमा शीतल है। उसके स्वभाव को समझ लीजिए, और अगर आप स्वभाव समझ गए तो आप ज्योतिष समझ गए। आपको ग्रहों का स्वभाव समझना बहुत जरूरी है, और वहीं जहाँ स्वभाव से ही आप आगे की सब चीज़ों का एनालिसिस कर सकते हैं। ज्योतिष का मैं सूत्र आपको सिखाऊंगा, परंतु उसके सागर के अंदर घुसना आप ही को पड़ेगा, और वो आप घुसते चले जाएंगे। उसके लिए मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। अब देखिए, मैं आपको बता रहा था चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा मन का कारक है, कोमलता है, इमोशंस है, भावुकता है। जिस व्यक्ति का चंद्रमा प्रबल होगा, कर्क राशि होगी, या चंद्रमा कुंडली में अच्छे प्रभाव में होगा, और व्यक्ति ऐसा चंद्र प्रधान व्यक्ति बहुत ही सुंदर, एक तो चंद्रमा कहते हैं ना, चांद से सूरत हो तेरी, है ना, तो चांद से खूबसूरती किसमें होगी? चंद्रमा में। जो व्यक्ति चंद्र प्रधान होगा उसके अंदर चंद्रमा की तरह खूबसूरती होगी, उसके व्यक्तित्व चंद्र की तरह गोल चेहरा होगा। हम लोग तो सिर्फ आदमी की पर्सनैलिटी को देखते ही, घुसते ही समझ जाते हैं कि ये किस राशि का है, और इसके ग्रहों की स्थिति में चंद्र प्रधान है कि सूर्य प्रधान है, या मंगल प्रधान है कि बुध प्रधान। जब बोलना शुरू करता है, हमारे सामने बैठता है ज्योतिष के सामने और बोलता है, कुंडली में नहीं देखते, उसके बोलने के तरीके के लहजे से ही पता चल जाता है इसका बुध कितना कमजोर है, और इसका सूर्य कितना प्रबल है, या इसका मंगल कितना अच्छा है। आप लोगों को भी ऐसे ही सीखना है, और निश्चित सीख जाएंगे। तो मैंने बोला आपको, चंद्रमा मन का कारक है, इमोशंस का कारक है, भावनाओं का कारक है, प्रेम का कारक है, और माता का कारक है। जैसे सूर्य
पिता का कारक है, वैसे चंद्र माता का कारक है, नकारात्मक ऊर्जा का कारक है। नकारात्मक ऊर्जा जैसे समझते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग। जिस व्यक्ति का चंद्रमा कमजोर होता है वही ज़्यादातर डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि वो इमोशनल हो जाता है, बहुत भावुक होता है। चंद्रमा की प्रवृत्ति वाला व्यक्ति बहुत सोचता है, बहुत रोता है, गंभीर, उसके अंदर किसी की पीड़ा देखी नहीं जाती, तो वो लोगों के दुखों से जल्दी प्रभावित हो जाता है। ज़्यादातर आप देखेंगे जो व्यक्ति समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं, गरीबों निर्धनों के बीच में काम कर रहे होते हैं, उनका चंद्रमा बहुत ही मतलब पावरफुल स्थिति में होता है, क्योंकि वो इमोशनल होते हैं। और प्रेम का कारक भी है चंद्रमा, एक तरीके से शुक्र तो है ही है, मगर चंद्रमा प्रेम को बलता है, जल्दी प्रेम नहीं हो। मतलब अगर आप चंद्र प्रधान व्यक्ति से को चाहे जल्दी, या मतलब क्या कहा जाएगा, बहुत ही जल्दी मित्रता कर लेते हैं, बहुत ही जल्दी आपकी बातों में आ जाते हैं, फंस जाते हैं जो चंद्रमा वाले। बाद में भले वो धोखा खा जाएं, मगर मोटी लैंग्वेज में बता रहे, बहुत जल्दी पटने वाले लोग होते हैं चंद्रमा प्रधान व्यक्ति। उसको पटाना बहुत आसान होता है। अभी सूर्य और मंगल वालों को वो आसान नहीं है, वो बहुत सोच समझ के चलते हैं, बहुत दिमाग दिखा के गुस्से में, और उनके मगर यही है कि चंद्र प्रधान और शुक्र प्रधान लोग जो होते हैं वो बहुत इमोशंस में बहुत जल्दी आपके फ्लो में बह जाते हैं, दोस्ती बहुत गहरी कर लेते हैं, जल्दी कर लेंगे। तो ये सब चंद्रमा के स्वभाव भी है और कारक भी है। यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि चंद्र जो है बहुत ही तीव्र गति का ग्रह है, और अब इसके लिए भी आपको एक स्वभाव को समझना पड़ेगा, क्योंकि अन्य अभी मैं आगे वाले एपिसोडों में मतलब अध्यायों में, आप चैप्टर्स में आपको ये बताऊंगा कि कौन सा ग्रह कितने दिन के लिए रहता है, उसका परिवर्तन का कार्यकाल कितना होता है। मगर अभी की स्थिति में आपको बता दूं कि चंद्रमा ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो 2.5 दिन में परिवर्तित हो जाता है। बाकी ग्रह कोई 2.5 साल में परिवर्तित होते हैं, एक घर से दूसरे घर में पहुंचते हैं। अब एक घर से दूसरे घर का मतलब यहाँ थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, जो कि इस अध्याय से इसका मतलब नहीं है। जैसे ये घर में शनि बैठा हुआ है और मकर राशि में, तो मकर से कुंभ में जाने में 2.5 साल का समय ले लेगा। परंतु चंद्रमा जो है अगर कर्क राशि में बैठा है, और आज आपने देखा कि चंद्रमा कर्क राशि में पहुंचा दोपहर में 12 बजे, तो 2.5 दिन के अंदर सिंह राशि में पहुंच जाएगा। ये चंद्रमा की गति है। चंद्रमा तीव्र गति से चलता है, और जो तीव्र गति से चलता है वो फल भी बहुत ही तीव्र गति से ही देता है। अब आप इस बात को तुम महसूस करेंगे भाई, जिसकी गति तेज है, जो दौड़ता तेज है, वो फल जल्दी देगा, और इस तुरंत फल देगा, उसका रिजल्ट आपको जल्दी मिलेगा। मित्रों, आप देखते होंगे, अब मुझे देखिए डिटेल में जाना पड़ रहा है, अभी मैं 2 ही उस पर आया, मैं नहीं होगा तो मैं इस अध्याय में आपको 3-4 ग्रहों के बारे में ही बताऊंगा, अगले उस अध्याय में बड़ा कर दूंगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि अगर आपको थोड़ा विस्तृत रूप से समझा दूं। देखिए, मान लीजिए चंद्रमा जो है वो आज सवेरे, आप अपने मूड को देखिएगा, आप सुबह उठते हैं, आप उठने के बाद एकदम से कभी कभी आपका मूड बहुत अच्छा होता है, बड़ा आनंद सा अनुभव करते हैं। पर कभी कभी सवेरे उठते हैं, आपके दिमाग में रात में टेंशन चल रहे होते हैं, हे आज भगवान, आज स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, आज ऑफिस जाएंगे, क्या होगा, वहाँ पे वो फाइल का प्रॉब्लम है, स्कूल में आज टीचर ये पूछेंगी, मैंने ये काम नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, मम्मी ये बोलेंगी, पापा वो कहेंगे, या फलाने ये ढिमकाने, ये जो दिमाग है, ये दिमाग और मन, ये क्या है? ये चंद्रमा की वजह से है। इसमें चंद्रमा का बहुत रोल होता है। आपके दिमाग चलता है, क्योंकि तीव्र गति से चलने वाला ग्रह आपके दिमाग को पल पल परिवर्तित करता है, तो वो चंद्रमा करता है। सुबह आप गुस्से में होते हैं, शाम को आपका मूड कुछ और हो जाता है, रात में कुछ और हो जाता है। कभी कभी स्थिति ऐसी होती है, हम घर से निकले किसी काम के लिए और पहुंच किसी काम के लिए गए, ये चीज़ें चंद्र से ही, जब चंद्रमा का अंश बदलते हैं, डिग्री बदलते हैं, चंद्रमा परिवर्तित होकर उसकी दृष्टि बदलती है और चंद्रमा किसी दूसरे प्लैनेट के साथ पहुंचने लगता है या पहुंच जाता है, तो ये स्थितियां बन जाती है। लोग कहते हैं अरे अच्छा खासा सुबह थे, शाम को बेचारे का एक्सीडेंट हो गया, मर गया।
क्योंकि सुबह भी वही प्लैनेट रहे होंगे। ये सारे प्लैनेट मॉर्निंग के समय भी इसी स्थिति में रहे होंगे। आपने खोलेंगे जब आप अपना, जो मैंने बोला था कि ज्योतिष का खोलिए, और शाम को भी यही प्लैनेट इस स्थिति में। फिर क्यों ऐसा हो गया कि वो सुबह नहीं मरा, शाम को मरा, और शाम को इतने बजे से इतने बजे मरा? ये सब मैं अभी आपको आगे आने वाले अध्याय में पढ़ाऊंगा। जो चंद्रमा का मूवमेंट है वो होता रहता है, ग्रहों का मूवमेंट भी होता है, थोड़े थोड़े उनके अंश बदलते रहते हैं, उनके डिग्रियां बदलती रहती हैं। जब वो अंश और डिग्रियों का परिवर्तन कुछ इस तरीके से बन जाता है कि वो मारक योग बना लेता है, तो वो जाकर वो काम हो जाता है जिसकी आपने कल्पना में नहीं की होती। अब चंद्र प्रधान व्यक्ति की एक और विशेषता है, बहुत बड़ी विशेषता। चंद्र प्रधान व्यक्ति जो होता है वो बहुत ही जैसे चंद्रमा आप देखिए 15 दिन शुक्ल पक्ष में बिल्कुल अपने ताकत में दिखाई पड़ेगा, उदित पूरा। अब फिर उसके बाद धीरे धीरे करके वो छोटा होता जाएगा, फिर अमावस्या में गायब हो जाएगा। इसी तरह चंद्र प्रधान व्यक्तियों में एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है चंद्रमा की ही भांति, कि कुछ दिन तो बहुत ऊर्जा के साथ आते हैं किसी काम को करने के लिए, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये भी कर डालूंगा, वो भी कर डालूंगा। और कुछ दिन बिल्कुल एकांत बैठ जाते हैं, उनको लगता है मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मुझ में ना कोई ताकत है, ना हिम्मत है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो स्थिति होती है ये चंद्रमा की वजह से ही होती है। तो दोस्तों मैंने आपको चंद्रमा जो ग्रहों के कारक से ज़्यादा कुछ और चीज़ें भी बता दी जो मैं इस अध्याय में नहीं बतानी थी, मगर मैंने कहा नहीं, क्योंकि ग्रहों के बारे में हर बार तो नहीं बता सकता, और एक ही मतलब थोड़ा विस्तृत है मामला, मगर हर बार ग्रहों के बारे में ना बता के आप व्यक्ति को समझने के लिए, किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए अगर मेरी बातों को समझ जाएंगे तो किसी भी व्यक्ति को भी समझ जाएंगे। बस एक चीज़ और रह गई है, चंद्रमा जल तत्व का होता है, बस इसका तत्व जो होता है वो जल होता है, जलीय तत्व। इसीलिए कहते हैं जिस व्यक्ति का चंद्रमा, अगर लोग पूछते हैं कि भाई व्यापार क्या करेगा कोई, तो हम लोग 10वें स्थान पे देखते हैं, यहाँ चंद्रमा की स्थिति रहेगी तो हम समझ जाएंगे इसको जल से रिलेटेड इसका काम होगा। या फिर चंद्रमा वाला व्यक्ति एक जगह टिक के रह नहीं पाता, तो वो भाग दौड़ वाले काम में रहेगा, कहीं यहाँ जाना, मार्केटिंग का काम, वो काम, ये काम, हमेशा दौड़ता भागता हुआ उसका काम दिखाई पड़ेगा। तो इसी प्रकार से चंद्रमा के बारे में मित्रों मैंने अभी आपको बता दिया है। अब मैं अगले ग्रह के बारे में आपको बता रहा हूँ। वो ग्रह बहुत महत्वपूर्ण, इंसान को, जीवन को एकदम से बदल देने वाला ग्रह और बहुत प्रभावित करने वाला ग्रह, वो है मंगल। अब मंगल में ऐसी क्या बात है, कहते हैं मंगल करे तो मंगल और मंगल करे तो दंगल। अगर मंगल करने पे आ जाए तो मंगल करेगा, और अगर बिगाड़ पे आ जाए तो दंगल करेगा। मंगल एक ऐसा ग्रह है, एकमात्र ऐसा ग्रह, पहले तो इसकी प्रवृत्ति समझ लीजिए। लाल रंग, चंद्रमा का सफ़ेद रंग, अभी मैंने कलर भी है हर ग्रहों के, तो वो आगे के अध्याय में बताता चलूँगा किसका क्या कलर है, किसका क्या नहीं है। यहाँ मैं कलर पे नहीं आ रहा हूँ, मगर जो मंगल है वो लाल रंग का है, और मंगल जो है वो भी साहस का प्रतीक है। विवाह और शादी के समय आप देखते होंगे मांगलिक योग का बहुत बड़ा महत्व होता है। मंगल दाम्पत्य जीवन में, शादी में, विवाह में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल अच्छा है तो विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप बहुत ही निडर प्रवृत्ति के होंगे, बहुत ही साहसी प्रवृत्ति के होंगे, आपको कोई हरा सकने वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा, आपके सामने बड़े से बड़ा व्यक्ति टिक नहीं पाएगा, आप पराक्रमी होंगे, आप मिलिट्री में होंगे, पुलिस सर्विसेज में होंगे, या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में होंगे। ऐसा जिस व्यक्ति का मंगल अच्छा होता है मित्रों, जो मंगल जिसका बलवान होता है, वो व्यक्ति जहां भी बैठता है शासक की तरह बैठता है।
जैसे सूर्य बलवान होने पर जहाँ बैठता है शासक की तरह बैठता है, वैसे ही मंगल प्रधान व्यक्ति भी जहाँ भी बैठता है शासक की तरह बैठता है। परंतु एक क्रूर ग्रह होने की वजह से, क्रूर ग्रह होने की वजह से अगर मंगल बहुत ज़्यादा वैसी स्थिति में आ जाता है, कुछ पाप ग्रहों की स्थिति में आ जाता है, तो ऐसा व्यक्ति हत्या तक कर देता है। क्योंकि क्रोध मंगल प्रधान व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध होता है, बहुत ज़्यादा आक्रामक होते हैं। और इसी वजह से मांगलिक दोष हम लोग देखते हैं कुंडली में कि व्यक्ति की कुंडली में मंगल की स्थिति कहीं इसके दाम्पत्य जीवन को खराब करने वाली तो नहीं है, कहीं मंगल व्यक्ति की। ये मांगलिक दोष के बारे में भी मैं आगे मैं आपको थोड़ा सिखाऊंगा, आपके क्या होता है संक्षिप्त बताऊंगा। वैसे आपका कोर्स जो है चूँकि सर्टिफिकेट कोर्स है, इस कोर्स में बहुत इसके बाद के कोर्सेज में ये सारी चीज़ें आती हैं। अभी तो प्राइमरी चीज़ें आपको सिखानी है, मगर फिर भी मैं संक्षिप्त रूप से मांगलिक भी बताऊंगा आपको। तो मित्रों, ऐसा व्यक्ति मंगल निडरता का कारक है, शरीर का कारक है और छोटे भाई बहनों का भी कारक है, ऊर्जा का कारक है, साहस, रक्त का कारक, विवाह, क्रोध, धैर्य, निडरता, साहस का कारक और पराक्रम का कारक। अगर किसी व्यक्ति के पराक्रम भाव पर मंगल विराजमान हो जाए तो वो व्यक्ति पुलिस सर्विसेज में, मिलिट्री में अक्सर देखा जाता है। और अगर पुलिस सर्विस और मिलिट्री में नहीं है तो भी उसका स्वभाव बिल्कुल 1000-100 लोगों से अलग ही दिखाई पड़ेगा, पराक्रमी दिखाई पड़ेगा। तो ये सब तो आगे की व्याख्या है। अगले ग्रह के बारे में आते हैं मित्रों, बुध ग्रह के बारे में आते हैं। अब बुध ग्रह सबसे ज़्यादा चतुर ग्रह है, क्योंकि ये बनिया ग्रह है। जैसे बनिया होते हैं, क्षत्रिय में आप वैसे है नहीं, यहाँ क्षत्रिय का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूँ। सूर्य जो है, जैसे क्षत्रियों का गुण होता है, मंगल का भी क्षत्रिय गुण समझ लीजिए बिल्कुल, मगर वहाँ यहाँ बुध जो है व्यापारी ग्रह है और साथ साथ बुद्धि से चलने वाला ग्रह है, विवेक से चलने वाला ग्रह है। अब जिस व्यक्ति का बुध की राशि होगी, उसकी राशि का स्वामी बुध होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जिसकी राशि का स्वामी मंगल होगा, जिसकी राशि का चालू चंद्रमा होगा, तो उसका स्वभाव क्या होगा। जिसकी राशि का स्वामी सूर्य होगा, उसका प्रभाव स्वभाव क्या होगा। उसी तरह अगर किसी की राशि मिथुन या कन्या है तो वो समझ लीजिए वो व्यापारी प्रवृत्ति का है। आधी चीज़ें तो आप कुंडली देखे में नहीं उसकी समझ सकते हैं, सिर्फ मेरे बातों पर गौर कर लीजिए, बस इतना सा ध्यान रखिएगा। बुध जो होता है ग्रहों का, पहली बात तो इसको राजकुमार कहा जाता है। सूर्य जो राजा है तो बुध राजकुमार है। नोट कर लीजिए, ये बातें मैं जो बता रहा हूँ आप नोट नहीं कर रहे हैं इसको, ये सुनने वाली बातें नहीं है, एक एक बात नोट करने वाली है। बुध राजकुमार है, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ राजकुमार है, ये वास्तविकता में राजकुमार माना गया है। हमारे ग्रहों में, हमारे शास्त्रों में राजकुमार की पदवी दी गई है बुध को, और बहुत ही डिप्लोमेटिक है। आप ये मान लीजिए, इसके लिए ये इतना डिप्लोमेटिक है कि अभी मैं आगे के अध्याय में आपको पढ़ाऊंगा। सिर्फ मात्र एक यही ऐसा ग्रह है जो सबसे मित्रता बना के रखता है। हर ग्रह से ये अपनी मित्रता बनाने की कोशिश में रहता है, ये किसी से दुश्मनी नहीं करता। बाकी हर ग्रह की किसी से मित्रता होती है तो किसी से दुश्मनी होती है। और मगर बुध ऐसा ग्रह है जो सबसे मेल मिलाप बना के रखता है। तो आप मान के चलिए कि जो मिथुन राशि के जातक हैं या फिर कन्या राशि के जातक हैं, उनका स्वभाव क्या होगा, डिप्लोमेसी वाला होगा कि नहीं होगा। द्वि स्वभाव कहा जाता है, द्वि स्वभाव, दो स्वभाव, दोनों स्वभाव है इनके अंदर। और नपुंसक ग्रह भी बोला जाता है, ये भी आपको बोल दूं। ये सब चीजें आगे पढ़ाऊंगा, मगर बता दे रहा हूं यहां। अब बुध जो ग्रह है वो बुद्धि का कारक है, व्यापार का कारक है, साथ ही साथ
बुध ग्रह चतुरता का कारक है, वाणी का कारक है, ज्ञान का कारक है। अब वाणी का कारक, बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, भले जो बोले वो कर पाए या ना कर पाए। देखिए इसमें फर्क है, अंतर है। एक होता है व्यक्ति बोलता नहीं है, कर देता है, जैसे मंगल, सूर्य, ये वो प्रवृत्तियां हैं जो करने में विश्वास रखती हैं, बोलने में विश्वास नहीं रखती। मगर बुध चातुर्य है, उसके अंदर चतुरता है, वो सबको अपना बना के रखना चाहता है। अगर आप पहचानना चाहते हैं कि इस व्यक्ति की राशि मिथुन है या कन्या है कि नहीं है, तो आप उसको 10-20 लोगों के बीच बिठा दीजिए। 10-20 लोगों के बीच जब वो बैठेगा तो अपनी बात को सबकी बातों में हाँ मिलाएगा। सबसे पहला उसका नेचर होगा, सब में स्वभाव में हाँ बिल्कुल आप भी सही कह रहे हैं, आप भी सही कह रहे हैं, आप भी सही कह रहे हैं, सब तो, क्योंकि वो सबसे मित्रता बना के रखना चाहता है। वो निडर होके किसी की बात को तुरंत काटेगा नहीं, क्योंकि चतुर है। वो चाहता है कि सबको अपना बना के रखूं और अपनी बात को मनवाऊं। तो अपनी बात को मनवाने के लिए, क्योंकि वाणी का कारक है, तो उसकी वाणी बड़ी मधुर होगी, समझाने में बहुत माहिर होगा, लोग उसकी बातों को सुन के आकर्षित होंगे, सोचेंगे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है। तो बुध जो है वाणी का कारक है, और वाणी से होने वाले जितने भी व्यापार हैं, व्यवसाय हैं, वो सब बुध प्रधान लोग ही कर पाते हैं। अब वाणी से कौन कौन से व्यापार होते हैं आप पूछेंगे। भाई मानी बात है, जैसे कि आप एक वकील हैं, वकील का काम क्या है? बोलना, अपनी बात को समझाना। व्यापारी अगर चाहे तो मिट्टी को भी सोने के रेट में बेच दे, अगर चतुर व्यापारी है तो बोल के समझा के अपनी बात को करने वाला जो चातुर्य है वो बुध के अंदर होता है। और बुध जो है इस सृष्टि में जितनी भी हरियाली है, पेड़ पौधे, ये सब बुध के ही कारक हैं। और बुध जो है वो दांतों का भी कारक है, बाल का भी कारक है, और त्वचा का भी कारक है। तो मित्रों, व्यापार का भी बुध कारक है। तो इस प्रकार से मैंने अभी आपको बुध ग्रह के बारे में बताया। अब आते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में। बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति, अर्थात धन के कारक, और देवगुरु, देवताओं के गुरु, ये लिख लीजिएगा, क्योंकि इस शब्द का प्रयोग आपको बार बार मुझे करना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा। देवगुरु क्यों कहा गया है बृहस्पति को? क्योंकि वो देवताओं के गुरु हैं, इसलिए वो देवगुरु हैं। अब बृहस्पति सबसे मुख्य रूप से आप बृहस्पति जब आता है तो ज्ञान आता है, ऐश्वर्य, ज्ञान, पैसा, धन। व्यक्ति के पास धन होगा कि नहीं होगा, पैसा होगा कि नहीं होगा, यश होगा कि नहीं होगा, मान होगा कि नहीं होगा, उसकी प्रतिष्ठा होगी कि नहीं होगी। धन, दौलत, मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको देखना है तो बृहस्पति ग्रह से ही देखेंगे, क्योंकि बृहस्पति ही धन का कारक है। आपको धन अगर बृहस्पति की कुंडली में अच्छा प्लेसमेंट है तो आप बहुत धनवान होंगे। करोड़ों, अरबों, खरबों रुपए और जो व्यक्तियों के पास होते हैं उसको, और जितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी होती है, जैसे मनुष्य कहता है ना कि भाई देव गुरु हैं, तो देवता तो पूजनीय होते हैं, उसी तरह ज्ञानी व्यक्ति भी देव की संगत में आते हैं। अगर बृहस्पति अच्छा होगा तो व्यक्ति बहुत ही पंडित, पुरोहित टाइप का होगा, धार्मिक प्रवृत्तियों का होगा, उसके अंदर एक मतलब उसका नाम होगा, मान होगी, प्रतिष्ठा होगी, लोग उसको इज्जत और सम्मान के साथ देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें देवगुरु बृहस्पति से ही देखी जाती हैं, मिलती हैं। और बड़े भाई बहनों का भी कारक जो होता है वो देवगुरु बृहस्पति ही होता है। विवाह हो जाने के बाद लड़की के पति का कारक भी देवगुरु बृहस्पति होता है। विवाह होने के बाद लड़की के पति का कारक भी देवगुरु बृहस्पति होता है। और महिला के लिए विवाह के बाद
जब उसकी संतान होती है तो उसका कारक भी देवगुरु बृहस्पति होता है। इस सब चीज़ों के बारे में मैं पूर्ण एनालिसिस आगे आपके अध्याय में करता रहूँगा, आगे के चैप्टर में बताता रहूँगा। अभी मैंने आपको मोटी मोटी बातें देवगुरु बृहस्पति के बारे में बता दी। अब आपको बताने जा रहा हूँ शुक्र ग्रह की प्रवृत्ति और उसके कारक के बारे में। दोस्तों, जो शुक्र ग्रह है, देखिए ये शुक्र, ये तुला राशि और वृष राशि, दो राशियों का कारक है। अभी बृहस्पति के बारे में मैंने बताया, वो धनु राशि और मीन राशि का बताया। तो धनु राशि और मीन राशि के स्वभाव कैसा होगा और वो कैसे उनके कारक क्या होंगे, ये अभी आपने समझ लिया। अब आप आइए शुक्र के बारे में, बहुत इम्पोर्टेंट आपके पास, क्योंकि वैसे तो शुक्र जैसे देवगुरु बृहस्पति हैं, वैसे राक्षसों के गुरु शुक्र हैं, शुक्राचार्य, दैत्य गुरु जिनको कहा जाता है। राक्षस मैंने बोला, वही मतलब है दैत्य राक्षस, जो भी आप समझिए। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य। अब आज कलयुग में बृहस्पति तो ठीक है, परंतु अगर शुक्र प्रबल ना हो तो आदमी को ऐश्वर्य कैसे मिले? क्योंकि शुक्र ही एक ऐसा ग्रह है जो आपको भौतिक सुख साधनों से परिपूर्ण करता है। भौतिक सुख साधन मतलब आपके पास गाड़ी है, भवन है, भूमि है, जायदाद है, ये सारी चीज़ें, कार है कि बंगला है, आपको लेटने के लिए जो है लग्जरी बिस्तर मिल रहा है कि नहीं, चलने के लिए लग्जरी गाड़ी मिल रही है कि नहीं, सुंदर सुंदर लड़कियों का सानिध्य प्राप्त हो रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ें, स्त्री का सुख मिल रहा है कि नहीं, आपके अंदर जो भी मर्दाना ताकत है, आपका वीर्य है, मर्दाना ताकत है, आपके अंदर आकर्षण है, लोग आपके से आकर्षित हो रहे हैं, ये सब चीज़ों का ज्ञान और कारक शुक्र ग्रह है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, शुक्र ग्रह एक आकर्षक व्यक्तित्व देता है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र प्रधान होगा, वो चाहे स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, शुक्र प्रधान स्त्री और पुरुष से अपने आप, कहते हैं ना जैसे चंदन के पेड़ में अपने आप सांप पहुंच जाते हैं, तो उनको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर उसका शुक्र प्रधान व्यक्ति है तो उसको किसी औरत के पास या आदमी के पास, स्त्री को जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद उसके पास 50 लोग नाचते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आकर्षण इतना होता है उस ग्रह में कि व्यक्ति उसके आकर्षण में मतलब फलीभूत हो जाता है और उसके आकर्षण में खिंचता ही चला जाता है, इतना ज़्यादा। और शुक्र ग्रह अगर व्यक्ति का बहुत ही प्रबल है तो वो फिल्म लाइन, मीडिया लाइन और हीरो हीरोइन जो बनते हैं, आप किसी भी हीरो हीरोइन के कुंडली, अभी मौका पड़ा तो मैं आपको इस कोर्स में भी दिखाऊंगा, वरना अगले कोर्स आप लोग ज्वाइन करेंगे ही, मुझे मालूम है। तो जो अगला हमारा इससे बड़ा कोर्स होगा उसमें मैं आपको बहुत से फिल्मी हीरो हीरोइनों की कुंडलियों का एनालिसिस करके बताऊंगा कि ये हीरो हीरोइन बने तो क्यों बने, क्या रीज़न था, कौन सा ग्रह अच्छा था, किस ग्रह की वजह से ये लोग बने, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा। तो ऐसे में आप ये मान के चलिए कि शुक्र ग्रह जो होता है वो आपको फिल्म लाइन, मीडिया लाइन, संगीत, गाना, डांस, जो इस क्षेत्र में लोग होते हैं ना, जैसे देखते हैं बच्चा पैदा हुआ और पैदा होने के बाद बच्चे ने नाचना शुरू कर दिया, डांस करना शुरू कर दिया, उसके अंदर संगीत का शौक आ गया, तबला बजाने लगा। तो जो कला है, कलात्मक चीज़ें हैं, या जो इन सब चीज़ों में जो लोग निपुण होते हैं, मानी बात है, जो जिसके अंदर टैलेंट होगा, कलात्मकता होगी, उसके प्रति लोग आकर्षित भी होंगे। तो शुक्र ग्रह ही ये आकर्षण पैदा करता है और शुक्र की वजह से ही लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। बाकी मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि ऐश्वर्य का कारक भी शुक्र है और आपकी शारीरिक सुंदरता का कारक भी शुक्र है। आपके अंदर कितनी कामुकता है, कितना सेक्स है, इस बारे में भी अगर आपको जानकारी लेनी है या पता करना है किसी के व्यक्ति के अंदर, तो वो भी सब शुक्र से ही पता चल जाता है।
तो मित्रों, मैंने आपको शुक्र ग्रह के बारे में बताया, अब मैं आपको शनि ग्रह के बारे में बताने जा रहा हूँ। और शुक्र स्त्री ग्रह भी है। शनि मतलब न्याय प्रिय, जैसे कहते हैं ना, शनि का न्याय, सबसे बड़ा न्याय जो होता है वो शनि का होता है। इसका मेन ग्रह, जब भी शनि की 7.5 पड़ेगी, ढैया पड़ेगी, या शनि का कोई भी अंतर आएगा, अंतरदशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ढैया या 7.5, शनि व्यक्ति के साथ उसने अपनी ज़िंदगी में अगर गलत काम किए होंगे तो पूरा न्याय कर देता है। मैंने ऐसे ऐसे उदाहरण देखे हैं कि जिन लोगों ने लोगों के साथ बहुत बुरा करते थे, मदमस्त थे, मगर जैसे ही शनि की 7.5 आई, शनि ने उनको ऐसा बर्बाद किया कि उस 7.5 या ढैया के बाद उन लोगों ने रियलाइज़ किया कि मैंने जीवन भर कभी भी कोई गलत काम नहीं करूँगा, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, मैं किसी से साथ पैसा नहीं करूँगा या किसी से छल कपट नहीं करूँगा, क्योंकि शनि अपनी दशा महादशा में इंसान के साथ न्याय करता है। यही एक ऐसा ग्रह है जो अपनी दशा महादशा में अगर चाहे तो इंसान को राजा से रंक बना सकता है और रंक से राजा भी बना सकता है। क्यों? क्योंकि शनि न्यायप्रिय ग्रह है। बहुत से पंडित, बहुत से ज्योतिषी शनि के नाम से लोगों को भयभीत करते हैं, परंतु बहुत भय पैदा होने वाली चीज़ नहीं है कि शनि किसे भय करें, क्योंकि शनि आपको अंदर भयभीत नहीं करता है, वो एक जस्टिफाई करने वाला व्यक्ति होता है। अब आपको प्रवृत्ति बता दें, रंग इसका काला होता है शनि का, और इसके देवता शनिदेव ही हैं। बहुत विस्तृत में जाऊंगा तो फिर वही बात हो जाएगी, लंबा बढ़ाना शुरू हो जाएगा, मुझे और बातें आ जाएंगी, इसलिए मैं लंबा ना जाके यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि शनि चंद्रमा जिस तरह तीव्र गति का है, 2.5 दिन में जगह बदलता है। मैंने अभी आपको बताया, चंद्रमा 2.5 दिन में अपना एक घर बदल देता है, एक हाउस बदल देता है और दूसरे हाउस में चला जाता है। परंतु शनि जो है वो शनि है, मतलब धीमी चाल का है, बहुत स्लो चलता है। इतना स्लो चलता है कि वो 2.5 साल लगा देता है एक घर से दूसरे घर में पहुंचने में। अब एक घर से दूसरे घर में पहुंचने में 2.5 साल लगा देता है, इसीलिए कहते हैं शनि, मतलब ये धीमे धीमे फल देता है, धीमे धीमे। शनि इसकी चाल बहुत स्लो है, परंतु बहुत अगर इसकी छाया आप पर पड़ गई, शनि की दृष्टि पड़ गई, कुदृष्टि पड़ गई, तो व्यक्ति बच नहीं पाता। उसका न्याय, उसके पाप और पुण्य का हिसाब इसी जन्म में हो जाता है। और शनि चाहता है तो किसी को बना देता है, तो बनाता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। अब शनि से और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि शनि जैसे लोहा का व्यापार जो करते हैं वो भी शनि का कारक है। ऑयल का व्यापार जो करते हैं शनि का है, गाड़ी कार है, लोहे से संबंधित व्यापार है, वो भी शनि का कारक है। इसी प्रकार से काली वस्तुएं जो भी होंगी या काले गोरख धंधे भी जो होंगे वो भी सब शनि से ही रिलेटेड होते हैं। अगर जो लोग काले गोरख धंधे का मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो लोग रिश्वत लेना, भ्रष्टाचार करना, काला धन जमा करना, ब्लैक मार्केटिंग का काम करते हैं, उनकी कुंडली में भी शनि का बहुत अहम रोल होता है। जो लोग नशीली दवाइयों का या नशीली वस्तुओं का व्यापार करते हैं, स्टोन का व्यापार करते हैं, पेट्रोल का व्यापार करते हैं या शेयर मार्केट में काम करते हैं, वो सब चीज़ों को भी शनि से ही देखा जाता है कि किसका शनि कितना स्ट्रांग है और कितना शनि कितना बुरा है। दुख और दरिद्रता व्यक्ति के जीवन में कितनी होगी, कितना वो नशा करता होगा, ये सब भी शनि ही से ही जानकारी होती है। अब आते हैं राहु के ऊपर। मित्रों, ये 7 तो ग्रह थे, हम लोग 9 ग्रह की बात करते हैं, परंतु ये 7 ग्रह हैं और राहु और केतु जो 2 ग्रह हैं ये छाया मात्र हैं। अब आप छाया मात्र का मतलब पूछेंगे कि ये छाया क्या होती है। छाया का मतलब इनका कोई अपना घर नहीं है। जैसे आप देख रहे होंगे यहां पर आपको कहीं भी राहु और केतु लिखे हुए नहीं दिख रहे होंगे। ये 12 घर हैं, कहीं आपको राहु केतु दिखा हुआ मिला? कहीं नहीं मिला।
क्यों? क्योंकि राहु और केतु का घर ही नहीं होता, तो दिखेंगे क्या? ये तो छाया है, ये जिस जगह भी बैठ जाते हैं उस जगह के हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके लग्न में राहु बैठ गया, लोग कहते हैं अरे हमारे तो लग्न में राहु बैठ गया, अब क्या होगा? तो लग्न में राहु अगर खराब होकर बैठा तो ये आपके मान मर्यादा, प्रतिष्ठा, शरीर, आपका व्यक्तित्व, इन सब चीज़ों को खराब करना शुरू कर देगा। जैसा कि मैंने बताया प्रथम भाव का क्या फल होता है आप समझ लीजिए। जो प्रथम भाव से संबंधित चीज़ें हैं उनको ये डैमेज करेगा। अगर सप्तम भाव पे बैठ गया, अब आप समझ रहे होंगे कुंडली थोड़ा थोड़ा आप सीखना शुरू हो रहा है। यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा सा सिखाना भी समझा रहा हूँ, मगर इसको आप परफेक्ट ना समझिएगा, क्योंकि सिर्फ ऐसा अगर राहु आपने सातवें दे दिया, आपने एनालिसिस कर दिया कि अरे सप्तम पे राहु बैठ गया, इसका मतलब इस व्यक्ति का तो दाम्पत्य जीवन बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। ऐसा नहीं है, बहुत सी चीज़ें और देखी जाती हैं जो धीरे धीरे आप सीखेंगे। परंतु एक मोटा मोटा जो बात मैं बता रहा हूँ कि अब जैसे जिस भाव पे छाया है, जिस भाव पर बैठेगा, जिस घर पे बैठेगा, उस घर की तरीके से फल देना शुरू कर देगा, उसी घर के अनुसार चलना चलेगा। जिस राशि के साथ बैठेगा उस राशि के अनुसार कार्य करेगा। और जहाँ यहाँ पर मान लीजिए शनि राहु के साथ कोई दूसरा ग्रह बैठा है तो उसी के अनुसार इसका भी कार्य की प्रवृत्ति हो जाएगी। राहु जो है वो शनि की छाया है। दुख, दरिद्रता, क्लेश, पीड़ा, ये सारी चीजें राहु से ही देखी जाती हैं। राहु ही एक अज्ञात भय का कारक है। राहु वायरस का भी कारक है। जो वायरस हमारे देश में और पूरे विश्व को बर्बाद कर रहा है वो भी एक कारक है। तो राहु एक अज्ञात चीज है। अब देखिए यहाँ मैंने अब इसको समझा दूं मैं, वायरस का कारक क्यों बोला, क्योंकि आंखों से नहीं दिख रही है, छाया है ना, वो आंख से नहीं दिख रही है कोई चीज, और मगर डैमेज कर रही है, परेशान कर रही है, लोगों को बीमार कर रही है। तो जो भी ऐसी चीज है अज्ञात भय, अज्ञात भय जो है एक भय होता है। जैसे आपको सामने शेर दिख गया तो आपको शेर दिखा तो आपको भय लगने लगा, अरे शेर खा ना जाए, तो वो मगर शेर सामने दिख रहा है, वो राहु नहीं है। मगर आप कमरे में बैठे हैं, आपको लग रहा है कमरे में भूत है, कहीं ना कहीं पर्दा हिल रहा है, लाइट के पीछे कुछ चल रहा है, कहीं कुछ ऐसा दिख रहा है। आपने देखा होगा ऐसे लोगों को, आपको भी कभी कभी होता होगा रात में। तो वो इस ऐसी स्थिति अज्ञात है, मतलब है नहीं मगर आपको लग रहा है, वो राहु की वजह से होता है। राहु आपके जैसे आप जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा राहु का जो स्वभाव थोड़ा बता रहा हूँ यहाँ पे, कि जो व्यक्ति जैसे आप बहुत घबराने लगता है कभी कभी, हे भगवान ये क्या होगा, ऐसा कैसे हो जाएगा, मुझे उसने पैसा दिया था, वो आएगा कल पुलिस ले आएगा, थाने में चला जाएगा, मुझे जेल हो जाएगी, मैं वहाँ मेरे साथ वो 4 गुंडे ले आएगा और मुझे मारेगा। इस तरह की बातें अक्सर होती है ना आप लोगों के साथ। आप सोच के परेशान हो जाते हैं, पूरी पूरी रात आप जगते रहते हैं, स्मोकिंग करते रहते हैं। कोई लोग नशे में पागल हो जाते हैं, पी पी के शराब, सोचते हैं अरे बाप रे मेरे साथ कहीं अभी कल ऐसा होगा, मेरे से किसी की गलती हो गई। ठीक है, आपसे कोई गलती हो गई तो आप डरते हैं कि ऐसा हो गया है, अब वो कल अगला आदमी हमारे साथ ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। तो ये जो आप कर देगा सोचते हैं, ये अज्ञात चीज़ है ना। मतलब जरूरी नहीं कि वो चीज़ हो, मगर आपको लग रहा है कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है, तो ये अज्ञात भय राहु है। अगर कुंडली में राहु की स्थिति या गोचर में राहु की स्थिति थोड़ी सी इधर उधर हो जाएगी, थोड़ी सी गड़बड़ स्थिति में राहु आएगा, या दशा महादशा के अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में राहु का प्रभाव आपके ऊपर आएगा, तो इस तरह का भय आपके अंदर बन जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि राहु शनि की छाया है। दुख, दरिद्रता, क्लेश, पीड़ा, ये राहु है। जुआ सट्टा भी राहु है। अज्ञात भय का कारक भी राहु है। चोरी, डकैती, नशीली वस्तुओं का जो सेवन करते हैं, घबराते हैं, परेशान होते हैं, हत्या करते हैं या बर्बादी करते हैं, हत्या जो आदमी हो जाती है कभी कभी, और कभी कभी राहु की वजह से राहु ज़्यादा गड़बड़ा देता है तो लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं।
हत्या भी कर लेते हैं और हत्या भी कर लेते हैं। वो राहु की वजह से ही होता है। और आपको एक चीज़ और बता दो मित्रों, बहुत बड़ा रहस्य है। लोग कहते हैं शनि बहुत बलवान है, मगर शनि नहीं, पापी ग्रहों में शनि से ज़्यादा बलवान राहु है। भले ये छाया मात्र है, परंतु बहुत तेज असर देता है। और राहु अगर किसी को बर्बाद करने पे आ जाता है और राहु की वजह से, तो लोग बहुत मुश्किल हो जाता है उसको दोबारा खड़ा होना। अब अंतिम ग्रह, वो भी छाया, केतु। राहु और केतु, यहाँ एक चीज़ और बता देता हूँ वरना अधूरी सी रह जाएगी, आगे पता नहीं मौका मिले। ये दो ग्रह ही ऐसे हैं, राहु और केतु, जो कभी भी सीधा नहीं चलते। जैसे हर ग्रह की अभी मैं चाल जब बताऊंगा आपको, तो हर ग्रह अपने से आगे वाले खाने में जाता है। जैसे कर्क राशि में चंद्रमा है, तो चंद्रमा जब 2.5 दिन बाद बदलेगा तो ये कर्क राशि से सिंह में चला जाएगा। इसी तरह बुध आगे बढ़ेगा, शुक्र आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा। मगर राहु और केतु ये दोनों एक दूसरे की सीध में होते हैं। और जब ये मान लीजिए आज राहु मेष राशि में है, अगले बार राहु का जब परिवर्तन होगा तो मेष राशि से ये वृष राशि में ना जाके ये पीछे की तरफ जाएंगे, आगे ना बढ़ के पीछे जाएंगे, मतलब मीन राशि में जाएंगे। तो ये उल्टी चाल चलते हैं। ये अभी मैंने बता दिया, वैसे आगे बताने वाला मैटर था, मगर मेरे दिमाग में आया तो मैंने कहा चलिए आपको बता देता हूँ। केतु के बारे में बता रहा था। केतु जो है सबसे पहला तो मोक्ष का कारक है। ये ग्रह अगर कुंडली में स्ट्रांग अवस्था में है, और कहा जाता है हमारे शास्त्रों में, अगर 12वें भाव में केतु उच्च के हो के विराजमान है तो व्यक्ति को निश्चित रूप से मोक्ष की प्राप्ति होती है। केतु दुख और परेशानी के भी कारक हैं, रुकावटों के भी कारक हैं, कुल की वृद्धि के भी कारक हैं और मोक्ष के भी कारक हैं। केतु पापी ग्रह जरूर है, परंतु इतने बड़े पापी ग्रह नहीं हैं जितना कि राहु और शनि। केतु नुकसान थोड़ा ही करते हैं, मतलब बहुत वैसे भयानक नुकसान करने वाले ग्रह नहीं हैं, छाया मात्र है, परंतु केतु का भी बहुत बड़ा और बहुत अहम रोल हमारे 9 ग्रहों में है। इनके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी मैं आगे के अध्याय में देता रहूँगा। मित्रों, आज का अध्याय थोड़ा लंबा हो गया, परंतु मुझे विश्वास है कि आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना भी होगा और मुख्य बातें आपने नोट जरूर कर ली होंगी। क्योंकि अगर 12 ग्रहों के बारे में आपने जान लिया तो समझ लीजिए कि ज्योतिष की 1/4 जानकारी तो आपको प्राप्त हो गई। आज मैंने आपको 12 ग्रहों की भी जानकारी दे दी। अभी तक मैंने आपको 9 ग्रहों की जानकारी भी दे दी और 12 भाव की भी जानकारी दे दी, 12 राशियों की भी जानकारी दे दी। अब दोस्तों, आगे के अध्याय में मैं आपसे फिर से मिलूँगा और इससे भी बेहतर और अच्छी जानकारी लेके आऊँगा। बस आप मेरे साथ पूरी तरह कोऑपरेट करें और मेरी बातों को अनुसरण करते हुए चलें। जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसको अलग से 10, 20, 25 मिनट का समय जरूर दें। बहुत ही सरल भाषा में मैं इस्तेमाल करता हूँ, बहुत सात्विक सरल हिंदी का इस्तेमाल करता हूँ जो आपको सहजता से समझ में आ जाए। इसलिए आप अपने अध्याय को जरूर रिपीट कर लिया करिए, याद कर लिया करिए, तो आपको हमेशा जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी और एक अच्छे ज्योतिष बनकर अच्छा धन कमा सकेंगे और नाम, शोहरत और प्रतिष्ठा भी कमा सकेंगे। धन्यवाद।